फिलहाल जींद के अंदर है और जींद के अंदर है जो एक एडवोकेट पूरा वायरल होने लग रहा है। सामाजिक काम की बात करा, समाज सेवा के साथ साथ जो पेड़ पौधे लगाने की बात हो या जो भी समाज के अंदर एक्टिविटी हो रही है उनके अंदर भी है जो अपना सहयोग दे रहे हैं। पीछे आपने दिखा दिया पूरी एक टीम तैयार कर दिया है और एक संगठन तैयार कर दिया जनशक्ति मंच के नाम से जो काम कर रहे हैं। एडवोकेट सुनील बामणिया की मैं बात कर रहा हूँ जो जींद के अंदर ऑफिस खोला है और लगातार समाज के अंदर रहा जो भी पीड़ित है शोषित है उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और जो गरीब है जरूरतमंद जो परिवार है उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत करांगे क्या कुछ टारगेट लेकर चल रहे हैं। और ये अंदर यहाँ पर ऑफिस है ताऊ जी और बैठे यहाँ पर। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते। ठीक सो? ठीक है। ताऊ जी सुनील बामणिया जी कहाँ मिलेंगे? ये तो भाई अब तो मेरे ख्याल ऊपर है। ऊपर। तो ताऊ जी यहाँ जो ऑफिस है किस तरह का काम यहाँ ऑफिस में करे जाओ? ये देखिए ये जो जनशक्ति मंच है किस तरह काम करे ये इस तरह का कार्य करता है भाई। इनका जो मानना है जहाँ तक हमारे को जानकारी है वो यही है कि भाई जनशक्ति मंच ये कि भाई जो जनता जो है एक मंच के ऊपर इकट्ठी हो जाए और जितना भी मतलब करे अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुनील जी ने बात करें जो ऊपर है जो समाज में एक्टिव हैं और बात करें साथ में देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में क्या देख कर वोट करना चाहिए क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था बनाने की बात है कि सरकार है जो किस तरह व्यवस्था बना हुआ है शिक्षा की बात करें स्वास्थ्य की बात करें उसको लेकर किस तरह काम कर रहे हैं कितने एक्टिव है। नमस्कार जी। नमस्कार जी देखा था बाहर की समाज में लगातार आप एक्टिव रहो तो किस तरह की आपकी एक्टिविटी रहा समाज के अंदर? तो जो सामाजिक हमारे मुद्दे हैं उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी सत्ता है सरकार है वो सामाजिक मुद्दों पे ध्यान ना दे करके धरातल पे काम ना करके वो हवाई बातें कर रही है कागजी बातें कर रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम तैयार करी है जिसको जनशक्ति मंच का एक हमने नाम दिया है और उसके तहत हम अपने जो हमारी सामाजिक ज़रूरतें हैं जो हमारे सामाजिक काम हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं प्रयासरत हैं। आप समाज में जाओ जी आज भी देखा जी गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य की मतलब बहुत सी कमी नजर आवा जी तो किस तरह से आज जो हमारी सत्ता है सरकार है वो हमारे को कहीं ना कहीं वो जो गुलामी का एक दौर होता था जो पहले हम जिस गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होकर के हम आए थे दोबारा से ये एक हमारी जो सत्तासीन पार्टी है उसने हमारे जो एक आम समाज को दोबारा से गुलामी की बेड़ियों की तरफ धकेल दिया खींच लिया है क्योंकि जो हमारे आम जो सामाजिक गांव के अंदर ताना बाना है उसको जो हमारी गरीब जनता है उसकी जो मानसिकता है उसको इस हद तक हीन भाव कर दिया है कि भाई वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी बनाकर रख दिए हैं कि भाई सब कुछ उनको चाहिए। आपको लगता है जी सरकार के साथ साथ जो सामाजिक लोगों को भी सामने आना चाहिए कि इस तरह का विकास होना चाहिए ये समाज के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए? मैं सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं जितने भी हमारे मैं सभी से मिल भी रहा हूं और धीरे धीरे हम और भी साथियों से मिलेंगे और सभी साथियों से अपील कर रहे हैं कि भाई जो हमारी सामाजिक ताना बाना है जो हमारी ज़रूरतें हैं जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम सबको मिल के एक साथ खड़े होकर के उन सब का समाधान करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता के भरोसे तो हम अगर बैठे रह गए तो जल्द ही हम कहीं ना कहीं गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। आप जी एडवोकेट हो आपको जानकारी भी कि किस तरह से क्या काम होगा जो समाज के अंदर जी कुरीतियाँ बढ़ रही है उनके ऊपर जी किस तरह से रोक लगाई जा सके? जो समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ आज आए दिन जितने भी अपराध घट रहे हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो नशे का है। जो नशा का सेवन करने के बाद में एक इंसान जो है एक वो शैतान का रूप धारण कर लेता है और उसको ये नहीं पता होता कि वो किस गतिविधि को अंजाम दे रहा है किस एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है और उसको नशे के हालात के अंदर वो बड़े से बड़े क्राइम को कर जाता है। आए दिन देखने को मिलता है शहर के अंदर या समाज के अंदर चाहे पूरे देश के अंदर आप देख लो हर दिन मतलब नशे के हालात में जब भी कोई घटना घटती है तो मैक्सिमम जो घटनाएं घटती हैं 90% वो कहीं ना कहीं उनके पीछे नशा मिलता है। तो मैं समाज के हर जागरूक व्यक्ति से भी अपील करूंगा और सत्ता से भी अपील करता हूं कि भाई जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नशे के ऊपर अंकुश लगाओ। अगर नशे के ऊपर अंकुश लगेगा तभी जा कर के मतलब जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ बढ़ रही हैं जो अपराध घट रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है अदरवाइज इम्पॉसिबल है। आपने जी संगठन भी तैयार कर दिया है और नशा की बात करें तो आज युवाओं में भी करेज हो रहा है जी एक शौकिया तौर पर पीवा लेकिन उसकी लत ज़्यादा बढ़ती चावा है तो किस तरह से जी रोक लगाई जा सका है? आज जो प्रशासन है प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा।
और सतर्क होकर के एक आम जितने भी कार्यकर्ता हैं, समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं, उनको भी प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। वो प्रशासन का सहयोग करें। जितने भी व्यक्ति जो भी मतलब कहीं उनके आसपास में जो भी नशे का व्यापार करते हुए, खास करके जो दारू के अलावा जितने भी अन्य नशे आ गए, जैसे स्मैक है, चिट्टा है, गांजा है, या मान लें कि भी जो और दूसरे गंभीर नशे, इंजेक्शन वगैरह है, फ्लूइड वगैरह है, उन नशों के अंदर ऐसी मतलब लत लग गई है, जिन बच्चों ने एक बार उसका सेवन कर लिया वो उनसे छूट नहीं पाता है, वो चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो आखिर में कहीं ना कहीं उसको मौत के चंगुल में अपने आप जकड़ लेती है मौत। और धीरे 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 हमारे समाज के जो एक हर कॉलोनी के अंदर, हर वार्ड के अंदर, गांव-गांव में जा कर के देखो आप, हर घर के अंदर कोई ना कोई नशे का शिकार आज होने लगा है। ये पंजाब से शुरू होकर के नशा आज हमारे हरियाणा में भी कहीं ना कहीं घर कर चुका है, और हमें मिल कर के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसी प्रयास को लेकर के हमने एक जनशक्ति मंच बनाया है, जिसके तहत हमने नशे के खिलाफ में एक अभियान शुरू किया है। हम एक टीम के तहत काम करेंगे और प्रशासन से अभी अपील करेंगे कि भाई हमारा सहयोग करें, हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इस नशे के कारोबार के ऊपर अंकुश लगाएंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो नशे का कारोबार करते हैं, उनको पकड़ के प्रशासन के हवाले करेंगे। आज ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टी जी अपने अपने दावे कर वादे कर रहे हैं, लेकिन जी की क्या सोच कर लोगों ने वोट करना चाहिए, क्या किन मुद्दों के ऊपर लोगों ने वोट करना चाहिए? मैं सभी वोटर्स को, मतदाताओं से अपील करूंगा कि भी जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो हमारी धरातल पे सरकार काम कर सके, जो लोग हमारे बीच में रह करके हमारा साथ दे सके, हमारे बीच में खड़े होकर के हमारे सुख दुख में शामिल हो सके, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने, ना कि किसी सत्ता के व्यक्ति को। सत्ता मशीन कोई भी पार्टी है, पार्टी को किसी को तवज्जो मत दो। जो व्यक्ति आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, उस व्यक्ति को आप राजनीति के अंदर आगे लेके आओ, ताकि वे आप लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको वो आपके साथ खड़ा होकर के पूरा कर सके। ना कि वे बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट दो। पार्टियां अपना वोट लेकर के अपने सत्ता में जा करके बैठ जाती हैं, लेकिन हमारी कोई सुध लेने नहीं आता। आपने देखे होगा जी, अभी चुनाव चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करी जावे हैं, उसमें वादे करे जावे हैं, लेकिन जी वादे वो वादे बनकर आ जाए। क्योंकि आप भी देख रहे हो कब से देश आज़ाद हो रहा है, लेकिन आज भी जी गांव में कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, और स्कूलों की बात करा जी कहीं मास्टर नहीं है। आज भी ये समस्या बढ़ रही है जी, किस तरह से दूर हो उसका है? आज आपने जो ये बात कही है बहुत बड़ी बात है, और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है, और हम अपने जनशक्ति मंच के माध्यम से इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। आज गांव के अंदर छोड़ो, आप शहरों के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर, किसी भी कॉलोनी के अंदर जाकर देखो, वहाँ की जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, जो सीवरेज व्यवस्था है, वो सारी की सारी ठप पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे कागजी जो ढकोसले हैं और दिखावा है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पत्थर लगा करके छोड़ दिया जाता है, ग्रांटों को हजम कर लिया जाता है, धरातल के ऊपर कोई काम नहीं होता है। आज गलियों के अंदर पजामे टांग टांग कर लोग निकलने लग रहे हैं। आप देखोगे कहीं किसी के मकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, किसी के मतलब जो है, क्या उनके अंदर बीमारियां नहीं पनप रही हैं? क्या उनके अंदर डेंगू नहीं पनप रहे हैं? आए दिन हॉस्पिटल भरे रहते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के आगे देखो आप, उनकी ओपीडी चेक करो, हज़ारों की संख्या में ओपीडी मिलती हैं। किस वजह से? आज जगह जगह पे पानी के जो भंडार हैं वो भरे पड़े हैं, जिनके अंदर गंदा पानी खड़े होने की वजह से वहाँ पर डेंगू, मलेरिया और अन्य प्रकार की बीमारियाँ पनप रही हैं और एक शहर को अपना शिकार बना रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इससे जो बेसिक काम हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि भाई ये बड़ी बड़ी इमारती बातें करी जाएँ। आपका संगठन जी लगातार जींद में एक्टिव है, तो जींद में जी खेल को लेकर न, शिक्षा को लेकर न, कितना क्या विकास है जी? क्या कुछ व्यवस्था है सरकार की तरफ से, या फिर? मैं अगर आप जींद शहर की बात करो तो जींद शहर के अंदर इकलौता स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, आप उसके हालात देखोगे ना जा करके, तो एक जैसे भीड़ होता है ना जंगल, वो हालात बन के रह गए उस स्टेडियम के। जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक रैली स्थल बना करके छोड़ दिया है। रैलियाँ होती हैं और वहाँ पे गड्ढे खोद करके कूड़ा करकट खिंडा करके लोग चले जाते हैं, और बाद में जो बच्चे खेलने के लिए या घूमने के लिए जो वहाँ पे जो शहरवासी हैं वो आते हैं, वो उनकी अपने निजी स्तर पे अपनी सफाई करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा मैं वहाँ पे गया था, मैं स्टेडियम का दौरा आमतौर पे करता रहता हूँ, तो उन पे क्या आप देखो ना, तो कोई खेलने की व्यवस्था है, ना कोचों की व्यवस्था है, ना कोई बच्चों के पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। जो खिलाड़ी वहाँ खेल रहे हैं उनके पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप उसके अंदर जा कर के देखो तो ग्राउंड की हालत आप देखोगे तो एक जो मतलब
आप खेत नहीं हो जाते हैं जहाँ पे वो डले डले रख रहे हैं, वो हालात। हाँ, बड़ी बड़ी घास, वो कांग्रेसी घास जिसको बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी कांग्रेसी घास है, आग के पेड़ जमे पड़े हैं। उसके अंदर आप किन परिस्थितियों के अंदर आप बच्चे हमारे खेल लेंगे, किस प्रकार से मेडल लेके आएंगे। बड़े बड़े दावे करते हैं भाई हरियाणा ये खेल गांव फलान दकड़, लेकिन धरातल पे अगर जाकर देखो तो खिलाड़ियों के लिए 1% भी काम नहीं किया जा रहा। कोई सुध लेने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है स्टेडियम के अंदर। जींद के अंदर तो मैंने जो कि बहुत ज्यादा क्रेज है युवाओं के अंदर खेलने का, और आप कह रहे हो व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जी, ताकि और भी युवाओं के अंदर जो क्रेज बढ़ा है, युवा नशे से बच कर खेल की तरफ युवा खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत उनको सुविधाएं चाहिए, जो सत्ता की तरफ से उनको मदद चाहिए, वो कहीं ना कहीं लुप्त है, वो उनको मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे जो मेडल हैं, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में रुल के रह गया है। कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी जा रही है जिससे हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वो खेल के प्रति आगे जागरूक होकर के आगे बढ़ें। मतलब जी स्टेडियम बनाने से कुछ ना, स्टेडियम के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी देनी चाहिए। जब वो एक चार दीवारी को स्टेडियम थोड़ी ना कहेंगे, बच्चों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वहाँ पे रस्से की व्यवस्था है, जो मतलब जिम की व्यवस्था है, बच्चों के लिए खेल के जो सामान है, जो खेल खेल रहे हैं उनकी जो व्यवस्था है, उनके जो पीने के पानी की व्यवस्था है। और तो और आप एक बात बताइए, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते किसी बच्चे को मतलब किसी को सांस की दिक्कत होगी, किसी को अटैक आ गया या किसी को कोई चोट लग गई, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस तो कम से कम स्टेडियम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर एकदम से किसी बच्चे को कोई हादसा हो जाए, खो खो भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, कुश्ती भी खेलते हैं, अन्य खेल भी खेलते हैं, रग्बी भी खेलते हैं, अगर कोई बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए उसको, तो उसके लिए कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं है। एम्बुलेंस छोड़ो, आप फर्स्ट एड किट तक की भी सुविधा नहीं है। आपका जी संगठन है जो क्या उद्देश्य लेकर चल रहा है? हम सिर्फ और सिर्फ जो समाज के अंदर जितनी भी हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, धरातल पे जो काम होने हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हमसे बन पड़ेगा। हम अपने संगठन के माध्यम से एक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नशे के खिलाफ में या वातावरण के लिए, क्योंकि हम एक समय खाए बगैर रह सकते हैं, सोए बगैर रह सकते हैं, पिए बगैर रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर नहीं रह सकते। हमारे संगठन ने पिछले माही 12,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड तैयार किया जींद शहर के अंदर। हमने जींद शहर के अंदर जहाँ पे भी पेड़ पौधों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ जींद बस स्टैंड के अंदर भी लगभग हम 500 से ऊपर पौधे लगा के आए हैं। जो नया बस स्टैंड बना है वहाँ पे भी हमने 500 से ऊपर पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार से जहाँ भी ज़रूरत होती है हम वहाँ जा कर के पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। कब तक करते रहोगे जी आप इस तरह जैसे पेड़ पौधे लगाना या जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना? हम तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सत्तासीन पार्टियां हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जब तक उनकी आंखों से चश्मे नहीं उतरते, उनका नहीं नज़र आता उनको कि भाई हम उनको क्या करना चाहिए, तब तक हम लगे रहेंगे इसमें। तो जी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भाई वोट जो है वो आपके बेचने की वस्तु नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य की अमानत है। ये हमारे मान्यवर काशीराम जो ने हमारे को सिखाया था, और हम भूल रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारे को इतना बड़ा वरदान दिया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक वरदान के रूप में मत का उपयोग कर दिया था। आज अगर हम मत डाल रहे हैं, अगर आज हमारी कोई पूछ हो रही है थोड़ी बहुत, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे मत की भी उतनी ही वैल्यू है जितने हमारे प्रधानमंत्री की वोट की वैल्यू है। आज हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा, और ये वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य बना सकती है। अब आप लोगों को देखना है, सारे जितने भी मेरे मतलब मतदाता हैं सभी को ये मैं अपील करता हूँ कि भाई अपने जो बच्चों का भविष्य अगर आप लोगों को दिखाई देता है, अगर आपके बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आप लोगों की बेसिक ज़रूरतों को, जो आपकी धरातल पे जो हमारे काम हैं उनको आपके साथ में, आपके बीच में रह के खड़ा कर सके। उस आदमी को वोट करो, ना कि किसी पार्टी विशेष को देख करके, चाहे वो किसी भी पार्टी के। मैं किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करता, ना मैं किसी का विरोध करता, लेकिन आप लोगों के बीच में रह करके, आप लोगों के साथ में खड़ा रह के, आप लोगों की मूलभूत जरूरतों को जो पूरा कर सके उसको वोट करो। कोई परिवार भूखा नहीं सोचता जी। 5 किलो राशन है जो सरकार दे रही है, क्या इससे विकास होगा? ये 5 किलो राशन नहीं होता है, ये एक जो मुर्गे को या पक्षियों को जो हम जाल में फंसाते हैं उसके लिए जो दाना फेंका जाता है, ये वो 5 किलो राशन वो दाना है। वो 5 किलो राशन वो दाना फेंक करके हमारे को अपने वो जाल के अंदर फंसा करके हमारे को वो गुलाम बनाने की एक चाल चली जा रही है, जिसमें वो कुछ हद तक तो कामयाब हो चुके, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी इतनी डाउन कर दी है, उनको कमाने खाने से बिल्कुल परहेज कर दिया है, अपाहिज बना के उनको रख दिया गया है। उनको कोई मतलब सरोकार नहीं है कि भाई उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके हाथ में कटोरा थमा दिया गया है और वो गुलामी की तरफ है उनको धकेल दिया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये हमारे पास में एक लास्ट ऑप्शन है, अगर जाग जाओ तो बढ़िया रहेगा,
नहीं तो शायद ही हमें दोबारा मौका मिलेगा, नहीं दोबारा से हमारे को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है और शायद हमें गुलाम बना दिया तो जाएगा। राशन की जगह जी क्या मांग करनी चाहिए जनता? मैं राशन की जगह पे सबसे पहले मांग करता हूँ सरकार से भी और वोटर से भी कि भाई हमारे जितने भी मतलब बच्चे हैं उनको शिक्षा के जो साधन हैं, स्कूल व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, लाइब्रेरियों की व्यवस्था है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वे बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य संवार सकें, क्योंकि जो पढ़ेगा वो सवाल करेगा और इन लोगों को डर है कि भाई अगर ये पढ़ गए तो कल को सवाल करेंगे, इसलिए इनको अनपढ़ रखो, इनको गुलाम बनाओ, इनको 5 किलो राशन के चक्कर में उलझा के रखो ताकि भाई ये इसी तरह से मतलब मांग मांग के खाते रहें और हम उनके ऊपर ऐसे ही राज करते रहें। ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो सुनील बामणिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत करिए सामाजिक गतिविधियों को लेकर न और जो सरकार कार्यकाल रहा है उसको लेकर न भी। जो राशन मिल रहा है 5 किलो राशन जो सरकार दे रही कि कोई भूखा नहीं रहा, इसका हमने गरीब परिवार को राशन दिया, उस राशन को बताया गया जैसे हम पक्षियों को दाना डालते हैं और पक्षी आते हैं तो उसको जो पिंजरे में बंद किया जाता है, तो इसी तरह जनता को जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, तो उसकी जगह पर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और भी सारी बात करिए। तो आपने अपनी राय या जो अपने सोच जो कमेंट में देने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।